दीनदयाल जन आवास योजना आपने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, एसपीआर पे, न्यू गुड़गांव में और इवन पूरे हरियाणा के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना अब सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। लेकिन इसकी जो असली ज़रूरत थी वो थी कि किसी तरह से अनऑथराइज्ड जो डेवलपमेंट हो रही है इसको रोका जाए। तो आज हम प्रोग्राम में पूरा बताएंगे कि क्या ये पॉलिसी थी, क्या इसके फायदे थे, क्या नुकसान थे और गवर्नमेंट ने अब इसे टेम्पोररी क्यों सस्पेंड कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रॉपर्टी मिश्रा। आज आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। मेरे साथ जगपाल सांगवान जी हैं। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि क्या दीनदयाल जन आवास योजना आपके लिए फायदे का सौदा था या नुकसान का सौदा था, और फ्यूचर में इसमें क्या नए चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं या पॉलिसी फ्यूचर में आएगी भी या नहीं आएगी। शुरू करते हैं हम। ये जरूरत पड़ी क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत थी कि अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था। आपने देखा होगा कई जगह लोकल कॉलोनाइजर अपने फायदे के लिए प्लॉटिंग कर देते थे और जिसके अंदर ना कोई रोड, ना इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, किसी टाइप की अनप्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने इसको बंद करने के लिए अप्रूव्ड डेवलपमेंट दीनदयाल जन आवास योजना छोटे लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट करने का प्लान किया। गवर्नमेंट का एम था कि चूंकि कीमतें बहुत बढ़ रही हैं तो यहाँ रेट्स की अफोर्डेबिलिटी मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे और इवन पूरे गुड़गांव में देखे होंगे। गुड़गांव में सबसे अच्छा रिस्पांस दीनदयाल जन आवास योजना को मिला। जहां अप्रूवल नहीं आ पा रही थी, देखिए इसका फिक्स नेट प्लान्ड एरिया होता है हर सेक्टर का। जैसे मान लीजिए एक सेक्टर है जिसका नेट प्लान्ड एरिया 20% का ग्रुप हाउसिंग का है, वहां पर 20% मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 एकड़ लैंड ग्रुप हाउसिंग के लिए सैंक्शन होती है, लेकिन रेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए बड़ा लैंड पार्सल चाहिए होता था, पहले मिनिमम 100 एकड़ चाहिए होती थी। तो वो 100 एकड़ डेवलपर का इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी भाग गई थी। जो रॉ लैंड डेवलपर बाय करते हैं उसकी कीमत काफ़ी भाग गई थी। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला कि छोटे लैंड पार्सल जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग की अप्रूवल नहीं आ सकती और प्लॉटेड कॉलोनी लाइक एरिया नहीं है, तो सॉल्यूशन के तौर पे दीनदयाल जन आवास योजना लाई गई। एक महत्वपूर्ण बात और इसके अंदर है कि 2018 के अंदर ग्रुप हाउसिंग बिकना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। डेवलपर्स भी डिमांड कर रहे थे कि अब हमें ग्रुप हाउसिंग बेचना मुश्किल है तो प्लॉटेड कॉलोनी का कोई ऑप्शन दिया जाए। 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना आई और 2018 में जब ग्रुप हाउसिंग बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था डेवलपर्स को, तो डेवलपर्स ने अपने लाइसेंसेस को माइग्रेट करके दीनदयाल जन आवास योजना में लाना शुरू किया। और आपने देखा होगा कोविड के आते आते चूंकि रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, लोगों को घर की ज़रूरत समझ में आई, ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ लोगों ने रहना पसंद किया, कंजेस्टेड एरिया से लोग बाहर निकले, तो लोगों ने अप्रूव्ड कॉलोनीज की तरफ जाना शुरू किया। और उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोजेक्ट रहा उनका प्लॉटिंग वो भी दीनदयाल जन आवास योजना की, जिसमें छोटे प्लॉट्स अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल थे। तो लोगों ने इस पे रुझान बढ़ाया। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम 2013 में अपार्टमेंट्स के लिए लॉन्च की थी और वो एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल स्कीम रही है जो कि अभी भी चल रही है। उसी स्कीम को देखते हुए ये रियलाइज़ किया गया कि हाई राइज में तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कोई 18 लाख से लेके 26 लाख 27 लाख तक के बजट में कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको हाई राइज में अवेलेबिलिटी थी, बट आपको प्लॉट में कहिए या फ्लोर में कहिए लो राइज में इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसी सक्सेस को 2013 की जो हाई राइज की पॉलिसी की सक्सेस मिलने से हरियाणा गवर्नमेंट ने 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना को लॉन्च किया। इसको पहले छोटे शहरों में उतारा और जब बाद में वहाँ पर भी सक्सेस हुई तो उन्होंने हमारे गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में भी इसको उतारा। दीनदयाल आवास योजना के फीचर्स के बारे में हम लोग अभी आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको जो फीचर है वो ये है कि ये ओपन टू जनरल पब्लिक स्कीम है। कोई भी आदमी इंडिया का रेजिडेंट है अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर आपको कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में होना या किसी किस्म की कैटेगरी की इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा फीचर इस स्कीम का ये है कि ये फ्री होल्ड है। आप अपने नाम इसको खरीद सकते हैं, आप अपने नाम रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप अपना मकान बना के इसके अंदर रह सकते हैं। आप इसको एज ए प्लॉट बेचना चाहें तो एज ए प्लॉट बेच सकते हैं। आप इसमें फ्लोर बना के बेचना चाहें तो इसके अंदर फ्लोर बना के भी बेच सकते हैं, क्योंकि
द नेचर ऑफ द लैंड हियर इज़ फ्री होल्ड, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा फीचर जो है इस स्कीम का ये है कि इसके अंदर जो है छोटे घरों के लिए इस स्कीम को बनाया गया था। 180 स्क्वायर यार्ड का जो है मैक्सिमम प्लॉट साइज़ इसमें रखा गया है। इससे छोटे रख सकते हैं आप, इसको 100 स्क्वायर मीटर रख सकते हैं, 100 से छोटा भी रख सकते हैं, बट इससे ऊपर नहीं रख सकते हैं, जो कि एक स्कीम की एक वैल्यूएबल फीचर था ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप स्टिल्ट और 4 फ्लोर्स बना सकते हैं, और इसकी जो फ्लोर्स वाइज अगर आप सेल भी करना चाहें, डेवलपर भी सेल करना चाहे, तो वो डेवलपर भी उसको सेल कर सकता है इंडिविजुअली फ्लोर, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर किसी का, सेकंड किसी का, थर्ड किसी का, वो भी इसमें परमिसेबल है। अब आते हैं हम लोग इसके रेट पर। क्योंकि ये एक ओपन स्कीम है, इसमें कोई रेट की कैप नहीं रखी गई है। आप इसमें बिल्डर अपने रेट से ज़मीन खरीदता है, अपने डेवलपमेंट कॉस्ट जोड़ करता है, अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करता है, और इसके ऊपर कोई रेट की कैपिंग नहीं है। तो इसलिए ये किसी भी रेट पर आप एज़ पर द सूटेबल मार्केट कंडीशंस आप बेच सकते हो। दीनदयाल जन आवास योजना सेक्टर के जो नेट प्लान्ड एरिया है उसकी लिमिट को 40% किया गया। मैं 40% को थोड़ा सा और बताता हूं आपको। 40% मतलब उसमें टोटल जो है जिसमें ग्रुप हाउसिंग इंक्लूड है, जैसे ग्रुप हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट एक सेक्टर का 20% एरिया सैंक्शन करती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, हाई राइज हो जाए, लो राइज ना हो, तो एक मिक्स डेवलपमेंट रहे जहाँ पे लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रॉपर सांस लेने की भी जगह मिले। तो ग्रुप हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट 20% एरिया एलोकेट करती है। फिर कुछ एरिया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एलोकेट किया गया कि हम आम आदमी को घर मिले, इसीलिए थोड़ा सा 20% को बढ़ा के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ स्पेस दिया गया। फिर दीनदयाल के लिए भी जब प्लॉटेड की स्कीम आई तो इसको बढ़ा के 40% तक कर दिया कि हम इस तहत, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस दीनदयाल के तहत हम लोग 40% ऑफ नेट प्लान्ड एरिया, मतलब एक सेक्टर अगर 500 एकड़ का है तो उसका 40% एरिया तक हम लाइसेंस देंगे, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, रेगुलर ग्रुप हाउसिंग और दीनदयाल जन आवास योजना थी। तो ये एक एडेड एडवांटेज दिया गया। दूसरा, यहाँ पर टीओडी जोन, जहाँ पर गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है। टीओडी जोन मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जो नया रोड निकलता है, जैसे हाईवे निकला, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जो नई रोड निकली द्वारका एक्सप्रेसवे, तो इसके दोनों तरफ 500 और 100 मीटर तक की रेंज में टीओडी जोन कहलाता है। तो यहाँ पे एडिशनल एफएआर गवर्नमेंट देती है। जो भी यहाँ प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उनमें एडिशनल बिल्डिंग बना सकते हैं। डेवलपर के लिए परमिशन एडिशनल मिलती है। तो यहाँ टीओडी जोन के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना को नहीं लाया गया, और ऐसे डेवलपर जो 2018 के आसपास ग्रुप हाउसिंग बेचना जिनको टफ हो गया था, उन्होंने भी अपने लाइसेंसेस को माइग्रेट कराया। लाइसेंस को माइग्रेट कराने का मतलब कि वो ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंस से प्लॉटेड डेवलपमेंट के लाइसेंस में आए, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट इजी टू सेल होता है, डेवलपर्स को बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और उसका रिस्पॉन्स ये मिला कि कोविड जब आया, फर्स्ट कोविड की वेव जब आई, उसके बाद जब मार्केट खुली तो लोगों का सबसे ज़्यादा रुझान प्लॉटेड डेवलपमेंट पे रहा। यहाँ एंड यूजर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स ने भी जम के बाइंग करी, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट लोगों की पहली पसंद बना, और इसमें खुलकर बाइंग होने के कारण कीमतों में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो गया। कुछ कंडीशंस के साथ पॉलिसी लाई गई थी, जिसके अंदर एक कंडीशन ये थी कि आपकी जो लैंड साइज़ होएगी वो 5 एकड़ मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 एकड़ तक अलाउड था। बाद में इस 15 एकड़ को भी थोड़ा और रिलैक्स कर दिया गया, क्योंकि ये स्कीम थोड़ी सी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही थी, डिमांड में थी। तो इसको सेक्टर के जो 40% एरिया, जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया, नेट प्लान्ड एरिया का 40% जो ऊपर नहीं जा सकते, उस पर ला के इन्होंने रख दिया था। 15% की कंडीशन रिलैक्स कर दी गई थी। कुछ और रिलैक्सेशन दी गई थी इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर कुछ फीस पैरामीटर्स जो हैं हमारी प्लॉटेड डेवलपमेंट कॉलोनी में जो लगते हैं, उसका 75% चार्ज किया जा रहा है इसमें। इसके अंदर कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि EWS बनाने की कंडीशन, या कुछ प्लॉट्स को नो लॉस नो प्रॉफिट पर बेचने की कंडीशंस होती हैं रेगुलर प्लॉटेड कॉलोनीज़ के अंदर। दीनदयाल आवास योजना में इसको भी रिलैक्स कर दिया गया, ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं रखी गई है। इसका सारी चीज़ों का ये पर्पस लोअर फीस रखने का, कंडीशंस को रिलैक्स करने का, प्लॉट को छोटे साइज़ का बनाने का एक ही पर्पस था कि इसके अंदर जो है ये अफोर्डेबल हो। जो लोग प्लॉट्स नहीं खरीद पा रहे थे, अपना घर नहीं ले पा रहे थे, वो गरीब लोग इसके अंदर आ सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रेस दिया गया था अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर,
और उसी को फॉलो करते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लेके आए थे। इस स्कीम के अंदर जो है मुझे जो लगता है उसमें इन्होंने 9 मीटर का रोड जो रखा था, जो थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें 9 मीटर की रोड रखी थी इंटरनल रोड्स, और उन्होंने जो फ्लोर्स अलाउड करे हैं वो स्टिल्ट +4, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और रोड पतली होने की वजह से स्पेस कम रह जाती है। और फिर क्योंकि इसके अंदर 4 फ्लोर हैं तो 4 फैमिलीज़ का मतलब है कि गाड़ियाँ 6 से 7 हो सकती हैं, तो उतनी स्टिल्ट के अंदर उतनी गाड़ियाँ आना भी मुश्किल है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें जो इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट्स में अगर इस स्कीम को रिव्यू किया जाए तो उसके अंदर रोड को थोड़ा सा और वाइडन किया जाए। मैं तो कहूँगा कि 14 to 15 मीटर हो, जिसमें कि कुछ ओपन पार्किंग रोड के ऊपर हो, स्टिल के अंदर कुछ कवर्ड पार्क हो, तभी ये स्कीम फ्रूटफुल हो पाएगी एज़ पर लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लिवेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले लोग अनऑथराइज कॉलोनीज़ में रह के परेशान हो रहे थे, तो वो सेम सिचुएशन इसके अंदर ना आए, तो इसलिए कभी इसका रिव्यू होता है तो वाइडर रोड्स, मोर पार्किंग दी जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, गवर्नमेंट ने अब इस स्कीम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किया है, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके समझने वाली है। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि दीनदयाल अब ख़त्म हो गया, दीनदयाल जन आवास योजना अब नहीं आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी सस्पेंड है। हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करके फर्दर फ्यूचर में इसे नए रूप में लेकर आए, लेकिन सस्पेंड है, कंप्लीटली क्लोज नहीं किया गया है। देखिए, सस्पेंड करने का रीज़न क्या था? सस्पेंड करने का रीज़न ये था कि सेलिंग प्राइस बहुत ऊपर आ गया है। जैसे कि जब बिकना शुरू हुआ तो सोना रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टी 25,000 के आसपास थी, मतलब सोना रोड में 2 पार्ट है। सोना रोड में एक बिफोर सोना रेड लाइट के बाद का एरिया जहां 25,000 रुपए के आसपास प्रॉपर्टी थी, और सोना की रेड लाइट से पहले जहां पे करीब 35 से 40,000 रुपए गज के आसपास की प्रॉपर्टी थी, वहां पर अब सोना की रेड लाइट के बाद 50,000 के आसपास का रेट आ गया है। और सोना की रेड लाइट से पहले का एरिया की बात करें तो 90,000 से 1,20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ गया है। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहां 55 से 60,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी खुलनी शुरू हुई थी, वहां पर अब 1,20,000 से लेकर 1,35,000 रुपए गज का रेट आ गया है। फिर न्यू गुड़गांव की बात करें जहां 40 से 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, वहां अब 75 to 1,20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ गया। और SPR का एरिया, मतलब जिसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कहा जाता है, जहां 90,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, वहां अब 1,40,000 से 1,50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ गया है। तो यहाँ कीमतों में बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिससे आम आदमी की पॉकेट से ये पूरी तरह से बाहर हो गया। और डेवलपर भी अगर कोई फ्रेश लैंड खरीदने जाता था तो जो लैंड 6 से 8 करोड़ रुपए एकड़ मिला करती थी, वो लैंड भी अब 17 से 20 करोड़ रुपए एकड़ पहुंच गई। मतलब जो बाय करता है डेवलपर अगर दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटेड कॉलोनी की स्कीम लेकर आता है, तो वो रॉ लैंड जो बाय करता है वो 6 करोड़ रुपए के 6 से 8 करोड़ की बजाय अब 17 से 20 करोड़ रुपए पर एकड़ हो गई। मतलब उसकी जो घर पे कॉस्ट पड़ती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 68 से लेकर 72,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के रेंज में पड़ने लग गया। मतलब इनपुट कॉस्ट ही इतनी बढ़ गई, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये सब ऐड करने के बाद जब प्रोडक्ट आता है तो ये कीमत बहुत ऊपर निकल गई, जो आम आदमी की रेंज से बाहर निकल गई। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, इसके कारण दीनदयाल जन आवास योजना को सस्पेंड किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी काफ़ी तारीफ़ के लायक थी। इसमें जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि ये काफ़ी हाई रेट होने की वजह से इसको सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे कि अपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट ने एक रेट कैपिंग की थी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और हाई राइज में जो की थी उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक रैशनलाइजेशन ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ पर भी उनको करना चाहिए था। अगर वो होता तो शायद ये ज़मीनों के रेट इतने आगे ना जाते और डेवलपर जो है इतने हाई रेट पर नहीं बेचता। हालांकि हम ये जानते हैं कि डेवलपर के ऊपर भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको भी अपना एक सर्टन पोर्शन 10% ऑफ द लैंड कम्युनिटी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एक कम्युनिटी सेंटर बना के देना पड़ता है।
विद इन दी दीनदयाल आवास योजना के अंदर उसको पार्क भी छोड़ना है, ओपन एरिया छोड़ने हैं, सड़कें बनानी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक प्राइस रैशनलाइज की गई थी इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके, इसी प्रकार से इनकी कॉस्टिंग अराइव करके हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि गवर्नमेंट इसकी तरफ देख के इस प्राइसेस को रैशनलाइज करे। और स्कीम जो है काफ़ी बेहतर स्कीम है, क्योंकि लो राइज पसंद करने वाले लोग और इस किस्म एक पॉपुलेशन सेट ऑफ पॉपुलेशन है जो हाई राइज में नहीं जाना चाहती है, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इस स्कीम को रिव्यू करके अगर लाया जाए, जैसे कि मैंने 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बोले थे कि एक तो रोड्स को वाइडन किया जाए बिकॉज ऑफ द डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, बिल्डिंग की हाइट भी 15-16 मीटर के करीब चली जाती है स्टील +4 में, और दूसरा ये है कि इसके अंदर प्राइस कैपिंग की जाए। उम्मीद है आपको हमारा प्रॉपर्टी मिश्रा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें। अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आपकी है, कुछ और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए किस टाइप के वीडियो आप पसंद करते हैं। और अगर फ्यूचर में रेगुलर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।